हेलो एवरीवन। हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 की देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अब तक हमने देखा कि पोलिंग ग्रेन के स्ट्रक्चर्स हमने ऑलमोस्ट देख चुके थे। पोलिंग ग्रेन में हमने देखा था दो स्किप लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर्स, एक्साइन और इंटाइन्स। और जो पोलिंग ग्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्मा होता है। तो उप साइटोप्लाज्मा में क्या होता है, दो 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 सेल पाई गई, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जेनरेटिव सेल्स। तो वेजिटेटिव सेल जो न्यूट्रिशन देता है, और जेनरेटिव सेल जिससे जिससे माइटोटिक डिवीजन के थ्रू दो मेल गैमेट्स या मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कर सकते हैं कि वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, एंड जनरेटिव सेल्स मेल गैमेट का प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज देख लिया। अब हम देखते हैं कि अच्छा, एक क्वेश्चन इस पे बनता है, तो बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना। मान लिया कि हमें 100 मैच्योर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करना है, तो कितना माइटोटिक डिवीजन होगा और कितना मियोटिक डिवीजन होगा, ये बता सकते हैं? माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो 4 होता है, और मियोटिक डिवीजन 1/4 होता है। ये याद रखना, 1/4 होता है मियोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन 4 टाइम्स होता है। हमें पता है कि जितना भी माइक्रोस्पोर चाहिए उतना माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, तो अगर हमें 100 क्रॉप माइक्रोस्पोर चाहिए तो हमें 100 माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, और मियोटिक डिवीजन 1/4 करना पड़ेगा। समझा? Pollen grain of many species cause allergy and bronchial affliction, leading to chronic respiratory disorder, asthma and bronchitis। तो पोलन ग्रेन की वजह से क्या होता है, बहुतों को एलर्जी होती है, ब्रोंकाई में इन्फेक्शन होते हैं, जिससे हमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। फिर इसके बाद यहाँ पे एक पार्थेनियम में, या उसको क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास, जो हमारी इंडिया में इंपोर्ट किया गया है वीट के थ्रू। ये एक कंटामिनेंट है जो पूरी इंडिया में फैल गया। इसके वजह से भी क्या होती थी, एलर्जी, पोलन एलर्जी होती थी। तो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास किसके साथ आया था, हमारे देश में इंपोर्ट हुआ था वीट के थ्रू। ये एक कंटामिनेंट है, इसके वजह से होती है पोलन एलर्जी। तो और पोलन ग्रेन का यूज आजकल हम टैबलेट के फॉर्म में न्यूट्रिशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। पोलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो किस फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में फूड में ले लिया जा रहा है। और वेस्टर्न कंट्री में तो पोलन का यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, पोलन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में एज अ टैबलेट एंड सिरप के ले रहे हैं। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है। तो वेस्टर्न कंट्री में क्या पोलन के प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं टैबलेट और सिरप में फॉर्मेशन में। पोलन का कंजप्शन से क्या होता है, हमारी जो मसल्स वगैरह डोले शोले हैं वो बन जाते हैं, जिसका यूज़ करते हैं एथलीट्स एंड राइडर्स, हॉर्स राइडर्स या रेस हॉर्सेस। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, पोलन के प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिशन वैल्यू है। देखो यहाँ पे देखा है, टैबलेट दिया हुआ है। पोलन प्रोडक्ट, क्रीम। ठीक है, आगे चलते हैं। दे आर शेड, एक जब पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे तो पोलन ग्रेन किस पे जाएंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे, लैंड करेंगे। एंड बिफोर दे लूज द वाइबिलिटी इफ दे ब्रिंग आउट फर्टिलाइजेशन। तो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक ही ये जो पोलन ग्रेन है वो वायबल है, अदरवाइज वो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे। तो एक लिमिट टाइम के अंदर ही हमें उनका फर्टिलाइजेशन कराना होगा। तो वंस दे, एक बार जब वो रिलीज हो जाते हैं तो आते हैं स्टिग्मा पे, और बिफोर दे लूज देयर वाइबिलिटी, उससे पहले उनको फर्टिलाइजेशन कर लेना चाहिए। हाउ लॉन्ग द डू यू थिंक द पोलन ग्रेन आर रिटेन द वाइबिलिटी?
कितना वाइबिलिटी रहती है पोलिंग ग्रेन की, तो ये वराई होती है स्पीसीज टू स्पीसीज, तो ये आगे उसी के बारे में दिया हुआ है। पीरियड ऑफ विच पोलिंग ग्रेन रिमेन वाइबल इन हाईली वेरिएबल, तो जो वाइबिलिटी है वो कैसी होती है, वेरिएबल है सब में। एक्सटेंड डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी, तो ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे। जैसे कुछ सीरियल्स होते हैं जो अनाजें होती हैं, जैसे राइस हुआ, व्हीट्स हुआ, पोलिंग ग्रेन्स हुआ, उनकी वाइबिलिटी लूज होती है 30 मिनट के बाद। एक बार रिलीज हुई इसके 30 मिनट आफ्टर इनका वाइबिलिटी लॉस्ट हो जाता है। एंड मेंबर ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली में वाइबिलिटी 1 मंथ के लिए होता है, ठीक है। और सी स्टोर करता है सीमेन और स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम लोग सीमेन या स्पर्म का पहले से स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जिस ह्यूमन मेल में मतलब स्पर्म काउंट कम है, वह इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रोसेस के थ्रू प्रोजनी या बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो राइस है, व्हीट्स है, उनमें पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है वो 30 मिनट्स है, और जो ये 3 फैमिलियाँ हैं, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी में 30 डेज या 1 मंथ के लिए होता है। स्टोर करते हैं स्पर्म का इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, और पोलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर लिक्विड नाइट्रोजन, तो हमें मान लो किसी पोलन ग्रेन का स्टोरेज या स्पीसीज जो खतरे में है उनका पहले से बहुत टाइम के लिए प्रिजर्वेशन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विड नाइट्रोजन में, और टेम्परेचर उसका -136 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग क्या बताते हैं, पोलन बैंक बना सकते हैं। तो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका हम सीड बैंक में रख सकते हैं उनके पोलन को, और बाद में उनका जर्मिनेशन करा सकते हैं। तो ये सब क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में ये यूज़ किया जाता है। ये मेथड स्पर्म का पहले से स्टोरेज किया जाता है किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन इन -196 डिग्री, माइनस में है मतलब 0 डिग्री भी नहीं है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया। और ठीक है, हम अब आगे देखते हैं। पिस्टिल क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ब्रायोसाइक क्या है, ये सारी चीज़ें हम अब देखेंगे, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल भी बोलते हैं, और एम्ब्रायोसाइक को हम क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोर, इसको ओव्यूल भी बोलते हैं। अब पिस्टिल हमें पता है। गाइनोसियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो गाइनोसियम क्या है, ए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर का, ठीक है। गाइनोसियम के पिस्टिल, ठीक है। तो पिस्टिल जो होता है मोनोकार्परी भी हो सकता है, मल्टी कार्परी भी हो सकता है। व्हेन 3 और मोर देन 1 पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, अगर मल्टी कार्परी है तो और उसमें पिस्टिल क्या है, फ्यूज्ड है, तो उसे सिनकार्पस, और अगर उनके पिस्टिल अलग अलग हैं तो उसे अपोकार्पस, फ्री हैं एक दूसरे से। पिस्टिल हैज़ थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तो पिस्टिल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो सिनकार्पस मतलब जिसमें क्या होते हैं, पिस्टिल फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे, उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं पेपरवर, अपोकार्पस के एग्जाम्पल्स हैं माइकेलिया, ठीक है, ध्यान में रखना। हम आगे देखते हैं। तो स्टिग्मा जो पार्ट है पिस्टिल का वो कैसा, लैंड ए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे फॉर पोलन ग्रेन। स्टाइल जो होता है ये इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है क्या, स्टाइल जो लॉन्ग और सिलेंडेड होता है। बेसल बज जो एकदम बेसल पार्ट में होता है पिस्टिल के, उसको कहते हैं ओवरी। एंड इनसाइड द ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल भी बोल सकते हैं। इस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या हमें दिखाई देता है, प्लेसेंटा, ठीक है। अब प्लेसेंटा से क्या निकलता है, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया। तो एक चीज ध्यान रखना,
ओवरी के अंदर क्या होती है, कैविटी होती है, उसे ओवरियन कैविटी, उसके अंदर होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, इससे क्या निकलता है, प्लेसेंटा से क्या निकलता है, मेगास्पोरेंजिया, और वो मेगास्पोरेंजिया किस में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल में। थोड़ा सा इसको कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जैसे कोई किसी घर में इंटर करने से पहले हम दरवाज़ा होता है, तो वैसे ही समझो किसको, लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी को। जैसे ही दरवाज़ा खुला उसके अंदर क्या होगा, प्लेसेंटा होगा, अब प्लेसेंटा से क्या निकलेगा, ओव्यूल्स निकलेंगे। ठीक है, ओ नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में बी वन या मेनी, वन में वीट, पैडी, मैंगो, याद कर लेना एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में मेनी ओवल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन उससे ज़्यादा ही पूछता है। नीट में देखोगे मोस्ट ऑफ क्या एग्जाम्पल्स ही रहते हैं, तो इसको इम्पोर्टेंटली पढ़ना है। लेट अस मेगास्पोरेंजियम, वही ओव्यूल, ओव्यूल क्या होता है, प्लेसेंटा में निकलता है, प्लेसेंटा से निकलता है। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की ओव्यूल कैसी होती है। हमारी बुक में फिलहाल के एनाट्रोपस ओव्यूल है, ओव्यूल बहुत से टाइप के होते हैं, बस हमारी बुक में एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। तो ओव्यूल कैसा होता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से, अभी बोले प्लेसेंटा से अराइज होते हैं ओव्यूल, तो ये अराइज होते हैं बाय द स्टॉक, जिसे कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल के थ्रू क्या होता है, ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा से। बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ कॉल्ड हाइलम। हाइलम मतलब जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकल, मतलब वो जो स्टॉक है, जो दो किसको कनेक्ट कर रही है, ओव्यूल और प्लेसेंटा को कनेक्ट करने वाली जो स्टॉक है उससे फ्यूज होती है उसकी ओव्यूल की बॉडी, उसे कहते हैं हाइलम। हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड, है ना, जंक्शन ही बता रहा है ना, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस पे देखते हैं फ्यूनिकल, हमने क्या देखा, देखो फ्यूनिकल क्या होता है, जिसमें ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा से, दैट स्टॉक थ्रू विच ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, हाइलम इज जब फ्यूनिकल अटैच विथ बॉडी, बॉडी ऑफ ओव्यूल, देख रहे हो ये पॉइंट, देख रहे हो ये बॉडी है ओव्यूल की, और उससे वो किसके थ्रू अटैच हो रहा है, फ्यूनिकल के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम क्या बता रहा है, हाइलम क्या बताता है, जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो ये बताता है, फ्यूनिकल एक स्टॉक है जो कनेक्ट करता है ओव्यूल को प्लेसेंटा से। ठीक है, आगे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो जो आउटर लेयर होता है ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो आउटर लेयर है देखो, आउटर इंटेगुमेंट्स, इनर लेयर है इनर इंटेगुमेंट्स, इसके अंदर होता है न्यूसेलस, उसके अंदर होता है एम्ब्रायोसैक। देख रहे हो ये है एम्ब्रायोसैक, सबसे इनर साइड, उसके बाहर क्या होता है, न्यूसेलस होता है। तो ये स्ट्रक्चर देख लेना, ये माइक्रोपाइल्स है जिसके थ्रू क्या है, पोलन ट्यूब इंटर करता है या मेल गैमेट्स आते हैं। ये फ्यूनिकल और ये है हाइलम। ठीक है, दिस इज द बेसल पार्ट दैट इज चलाजा। ये क्या है, देख रहे हो, ये इसमें क्या है, फ्यूज्ड है, पिस्टिल, देख रहे हो ये कैसे है, फ्यूज्ड है, और इसमें कैसे है, ओपन है। तो जो फ्यूज्ड है उसको सिनकार्पस, ये अपोकार्पस। तो सिनकार्पस की एग्जांपल हमने देखे थे पेपोवर, एंड अपोकार्पस की एग्जांपल है मिकेलिया। 11th में भी इसकी एग्जांपल्स है, फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, देखो आगे चलते हैं,
तो ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा। जब ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है स्टॉक के थ्रू, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। एंड जब बॉडी ओव्यूल से फ्यूज होता है, बॉडी ऑफ ओव्यूल किससे फ्यूज होता है? फ्यूनिकल से फ्यूज होता है। तो जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल दैट इज कॉल्ड हिलम, हाइलम। तो जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल बता रहे हैं। प्रत्येक ओव्यूल के पास होता है दो प्रोटेक्टिव इन्वेलप दैट इज इंटेगुमेंट्स, ये प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। इंटेगुमेंट के अंदर होता है न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल्स। तो इंटेगुमेंट्स पूरी तरह इस न्यूसेलस को कवर किया रहता है, सिर्फ एक्सेप्ट एक जगह पे छोड़ के, एट द टिप जहाँ पे माइक्रोपाइल थे। माइक्रोपाइल से ही क्या इंटर करते हैं? पोलन ट्यूब। अपोजिट द माइक्रोपाइलर इन, माइक्रोपाइलर के अंदर या बेसल इन में क्या होता है? चलाजा होता है, जो बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल बताता है। इनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट इन मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। तो इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट, उसके अंदर आता है न्यूसेलस। तो वो क्या है? मास ऑफ न्यूसेलस क्या होता है? मास ऑफ सेल्स होता है। उसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रायोसैक होता है, ठीक है। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैड अबंडेंट, इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है। लोकेटेड इन न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर होता है एम्ब्रायोसैक, या इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोर कहते हैं। तो ये कैसे? यन होते हैं, ठीक है, यन होते हैं, ध्यान में रखना। ये हैप्लॉइड्स हैं। ओव्यूल जनरली है सिंगल एम्ब्रायोसैक फाउंड फ्रॉम द, तो एक ही एम्ब्रायोसैक फॉर्म्ड होता है एक मेगास्पोर से, ठीक है। मल्टीपल एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन नहीं होता। एम्ब्रायोसैक क्या होता है हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, व्हाट इज फ्यूनिकल, व्हाट इज द हाइलम, ठीक है। और न्यूसेलस क्या होता है? मास ऑफ सेल्स होती हैं, और उसके अंदर होता है एम्ब्रायोसैक। अब हम पीछे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़े थे, यहाँ पे हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, कैसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स। वहाँ पे भी हमने देखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहे थे? माइक्रो टेट्राड बन रहे थे, क्या? मेगास्पोर टेट्राड बन रहे थे, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे थे, और क्या बन रहा था? माइक्रोस्पोर। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं क्या होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डेवलप होता है सिंगल मदर सेल। तो ओव्यूल है वो पहले किस में डेवलप होगा? मेगास्पोर मदर सेल्स में, इन द माइक्रोपाइलर रीजन में। जहाँ पे माइक्रोपाइल है वहाँ पे ही क्या होगा? ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेगास्पोर मदर सेल्स में। फिर में इसके बाद मेगास्पोर मदर सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। तो क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल्स है, उसमें मेयोटिक डिवीज़न होता है। तो मेगास्पोर टेट्राड बनता है, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में कन्वर्ट? मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अभी सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन तो 4 होते हैं, लेकिन फंक्शनल सिर्फ एक होता है, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर इसे ही क्या इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। एक मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीजन होगा, और उसमें न्यूक्लियस, पहले डिवीजन किसका होगा? न्यूक्लियस का होगा। तो 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। एक बार माइटोटिक डिवीजन होगा तो 1 n से 2 n होंगे। फिर इसके बाद क्या होंगे? 4, फिर इसके बाद 8। इस तरह से पूरे 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कितने बार माइटोटिक डिवीजन हुआ? 1, 2 और 3। तो 3 बार माइटोटिक डिवीजन हुआ, 1 बार मेयोटिक डिवीजन। मेयोटिक डिवीजन कहाँ पे हुआ था? मेगास्पोर मदर सेल किस में कन्वर्ट हुआ? मेगास्पोर टेट्राड में। मेगास्पोर टेट्राड में किसके थ्रू? मेयोसिस के थ्रू या मेयोटिक डिवीजन के थ्रू। फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया? मेगास्पोर में, ठीक है। तो 1 फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन में 1 मेयोटिक डिवीजन एंड 3 माइटोटिक डिवीजन चाहिए, ठीक है।
एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन में हमें एक मियोटिक डिवीजन एंड 3 माइटोसिस डिवीजन चाहिए होता है। तो पहले क्या होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल्स है, मेगास्पोर मदर सेल से क्या कन्वर्ट हो जाता है, मेगास्पोर टेट्राड में कन्वर्ट हो जाता है। ये किसके थ्रू, मियोटिक डिवीजन के थ्रू, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेगास्पोर। तो यहाँ पे सिर्फ एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर तो एक मेगास्पोर के फॉर्मेशन में एक मियोटिक डिवीजन लगते हैं। माइटोसिस मतलब एक न्यूक्लियस था, मेगास्पोर में एक न्यूक्लियस है, तो उसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन है, फिर उसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, 2 से 4, 4 to 8, तो इस तरह से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके लिए 3 बार 1 2 3 बार माइटोटिक डिवीजन और 1 बार मियोटिक डिवीजन। एक एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन में हमें एक मियोटिक और 3 मेगा माइटोसिस डिवीजन चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एक माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में, एक मैच्योर माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में हमें एक मियोटिक डिवीजन चाहिए और एक ही माइटोटिक डिवीजन चाहिए। ठीक है, मदर सेल में एक मियोटिक डिवीजन के थ्रू क्या फिर हमको मिलेगा 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। फिर तो हमें जितना माइक्रोस्पोर चाहिए उतना नंबर हमें माइटोटिक डिवीजन चाहिए। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। 4 मेगास्पोर बनेंगे लेकिन 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है। ठीक है, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर डेवलपमेंट इसी किस में डेवलप हो जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक में इसका फॉर्मेशन होता है। एक ही मेगास्पोर बनता है एम्ब्रायो सैक में, इसीलिए इसको क्या बोले, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहे। ठीक है, तो प्लॉइडी ऑफ द न्यूसेलस कैसा होता है, 2n ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछता है। मेगास्पोर मदर सेल्स 2n, फंक्शन मेगास्पोर n और गैमेटोफाइट n। ठीक है, एक ही n होता है। हम आगे देखते हैं। अच्छा, ओवरी कैसे होता है, ओवरी 2n, एंथर 2n। ठीक है, गैमेटोफाइट जितने होंगे वो कैसे होंगे, n होंगे। एम्ब्रायो सैक n हैप्लॉइड्स होते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। जितना मैंने बताया ये प्लॉइडी नंबर ये लिख लेना। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक इन द लिटिल मोर डिटेल्स। न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर फंक्शन मेगास्पोर डिवाइड करेगा माइटोकली और बनाएगा 2 न्यूक्लियाई, फिर जाएगा वो अपोजिट पोल में फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक। ठीक है, तो पहले क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो पहले जो मेगास्पोर बना फंक्शन मेगास्पोर, उसका माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, दोनों अपोजिट पोल पे आ जाएंगे और बनाएंगे तो 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक। अब फिर से जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो हमें क्या बनेगा, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक बनेगा। फिर एक बार माइटोटिक डिवीजन हो गया, मतलब तीसरी बार माइटोटिक डिवीजन हुआ तो एक न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड इमीडिएटली ऑफ सेल वॉल। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, इसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और क्या बना लेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बोलो या एम्ब्रायो सैक बोलो, दोनों इसको, ये हैप्लॉइड्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक के अंदर कितने सेल्स होते हैं, ऑफ कोर्स इसमें कितने सेल होंगे, 7 सेल्स, 8 न्यूक्लिएटेड। आगे हम देखते हैं, पॉइंट लिखा हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन सेल इनसाइड द एम्ब्रायो सैक, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस इज सेपरेटेड बाय द सेल वॉल। तो जो 6 सेल वॉल है, 6 न्यूक्लियस है, उनमें वो सेपरेट हो जाएंगे सेल वॉल के थ्रू, और रिमेनिंग जो 2 न्यूक्लियाई होंगे वो सेंट्रल में आ जाएंगे, उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, बिलो द एगाबैटस इन द सेंट्रल सेल्स। ठीक है, अब एगाबैटस क्या होता है ये भी देखेंगे। पहली बात, ये जितना बोला हम उसको डायग्राम में देख तो लें, एक्चुअली में बोल क्या रहा है। तो क्या बोला यहाँ पे,
देख रहे हो, यही पॉइंट बोला है। 3 न्यूक्लियस इधर है, 3 न्यूक्लियस इधर है, 1 2 3, 1 2 3, 3 तो 6 न्यूक्लियस पे सेल वॉल बन गए। ये देखो सेल वॉल सब अलग अलग है ना। और ये जो दो पोलार न्यूक्लिया हैं ये कहाँ पे सेंट्रल से बना लेंगी, सेंट्रल सेल्स। ठीक है, तो यही ये क्या है पूरा एम्ब्रायो सैक। तो क्या बोला कि ये जो पोलार न्यूक्लियाई है जस्ट नीचे हैं किसके, सिनर्जी एक अपैरेटस के जस्ट बिलो। तो ये मतलब ये इसके ऊपर क्या होगा, एक अपैरेटस। एक अपैरेटस क्या होता है, सिनर्जिट्स, और एक मिलाएंगे तो क्या बनेंगे, एक अपैरेटस। ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे 7 सेल कैसे बने, 3 सेल्स इधर हो गए, 3 सेल्स इधर हो गए, 3 सेल्स इधर हो गए, 2 सिनर्जिट्स और एक सेल, तो 6 सेल्स। और 7वां सेल्स है सेंट्रल सेल्स। और न्यूक्लियस कैसे हुए, 8, 3 इधर, फिर 3 इधर और 2 इधर, तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल एम्ब्रायोसाइक बने। एक अपैरेटस, सिनर्जिट और एक होते हैं जो बिलो दी सिनर्जिट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रायो सैक। तो हमको अब सेल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट माइक्रोपाइल पे 3 थे। एक अपैरेटस में क्या होता है, 2 सिनर्जिट्स होते हैं, एक सेल्स होते हैं। ठीक है, और सिनर्जिट्स के पास एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। क्या होता है, इसके पास सेलुलर थिकनिंग होती है एट द माइक्रोपाइलर टिप फॉर्म द फिलीफॉर्म apparatus जो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिट्स। तो सिनर्जिट्स में सेलुलर थिकनिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म apparatus होते हैं। तो ये जो apparatus फिलीफॉर्म apparatus है ये क्या काम करता है, जो पोलन ट्यूब आ रहा है स्टामेन से वो सिनर्जिट में जाएगा पहले, तो इसका गाइडेंस कौन देता है, ये फिलीफॉर्म apparatus ही देता है। 3 सेल्स आर एट द चलाजल इन कॉल एंटीपोडल। 3 बेसल इन पे हैं तो वो एंटीपोडल हुए। इस तरह से 3 माइक्रोपाइलर इन पर सेल्स हैं और 3 चलाजल इन पे, इस तरह से 7 सेल्स हो गए और 8 न्यूक्लिएटेड हो गए। ठीक है, समझ में आया। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेना कि एक एम्ब्रायोसाइक के फॉर्मेशन में एक मेयोटिक डिवीजन और 3 माइटोटिक डिवीजन चाहिए। समझ में आया, 3 माइटोटिक डिवीजन, एक मेयोटिक डिवीजन। और एक माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में एक मेयोटिक डिवीजन चाहिए और एक माइटोटिक डिवीजन चाहिए। समझ में आया, ये पॉइंट ध्यान में रखना।